दोस्तों वर्षों पहले जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी किसानों के लिए, और वो ये थी कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खरीदता है रिटेल प्राइस पर और उसको बेचने जब जाता है तो बेचता है होलसेल प्राइस पर। बट ऑब्वियस है उन्होंने ये बात अमेरिका के किसानों के लिए कही थी, लेकिन भारत का किसान तो इससे भी कुछ ज्यादा ही सहन कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं फार्म बिल पर, बात करते हैं किसानों के प्रोटेस्ट पर, बात करते हैं कि क्या फार्म बिल जो है वो किसानों के अगेंस्ट है या किसानों के प्रो है। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी सबसे पहले जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से किसान अपनी फसल को बेचता है। तो किसान अपनी फसल को लेकर एक डेजिग्नेटेड जगह पर जाता है जो कि डेजिग्नेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। उस डेजिग्नेटेड जगह पर कुछ डेजिग्नेटेड लोग अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, और वो जो डेजिग्नेटेड लोग हैं केवल वो ही किसान से उसकी फसल को खरीद सकते हैं। प्राइस भी एक डेजिग्नेटेड प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन भाई वो डेजिग्नेटेड प्राइस भी मिल जाए किसान को तो ही गनीमत है, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड प्राइस भी उसको नहीं मिलता है। इसी साल की अगर हम बात करें तो जून के महीने में सनफ्लावर और मेज की फसल आई। दोनों ही की फसल को सरकार ने प्रोक्योर नहीं किया, आड़तियों ने उसे प्रोक्योर किया और जो एमएसपी का दाम था उससे 30 से 50% कम दाम पर इस पूरी फसल को प्रोक्योर किया गया। आपने सैकड़ों वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें किसान सड़क पर टमाटर बिखेरता हुआ जा रहा है, दूध बिखेरता हुआ जा रहा है या फिर कुछ और फसल को बिखेरता हुआ जा रहा है केवल प्रोटेस्ट करने के लिए। और वो प्रोटेस्ट क्यों करता है पता है आपको? तो इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। साल 2018 महाराष्ट्र, एक किसान अपनी पूरी टमाटर की फसल को लेकर मंडी में पहुंचता है और मंडी में टमाटर की फसल का जो दाम लगाया जाता है वो लगाया जाता है 20 किलो की एक क्रेट का दाम 20 रुपए। और इसका प्रोटेस्ट करने के लिए किसान अपनी पूरी खेप को सड़क पर बिखेर देता है। हमारे देश में बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है, लेकिन सरकार जो है वो प्रोक्योर केवल 2 ही फसलों को करती है, गेहूं और चावल। और उसमें भी अगर फसल अच्छी हो जाए तो भाई सरकार के पास उनकी स्टोरेज तक की जगह नहीं होती है, मगर हां सरकार फिर भी प्रोक्योर इन 2 ही को करती है। इन 2 फसलों के अलावा बाकी की जो फसलें हैं उनको प्रोक्योरमेंट का काम जो होता है वो आड़ती का होता है। और अगर आड़ती किसान को ढंग का प्राइस ना दे तो किसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि वो अपनी फसल को दूसरी जगह पर बेच दे। तो भाई वो केवल प्रोटेस्ट करके रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब यहां से जी 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात कि इस पूरे घपले को सॉल्व करने के लिए या तो गवर्नमेंट हर एक फसल को, जितनी भी फसल भारत में पैदा होती हैं, हर एक फसल को प्रोक्योर करना शुरू कर दे और सभी पे एमएसपी के हिसाब से दाम देना शुरू कर दे किसान को, तो किसान सेटल हो सकता है। लेकिन ना तो ये कभी आज तक पॉसिबल हुआ है और आगे भी कभी ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल कर भी दिया गया तो भारत को वेनेजुएला बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात ये, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो रिफॉर्म्स लाई जाए, लेकिन रिफॉर्म्स को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को थोड़ा और ढंग से समझना होगा। तो आइए प्रॉब्लम को थोड़ा ढंग से समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, मगर साथ साथ बढ़ रहा है फार्मर डिस्ट्रेस, यानी कि फूड इन्फ्लेशन के साथ साथ किसान की इनकम जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है। इसको अगर एक एग्जांपल से समझा जाए तो पिछले महीने एंड कस्टमर जो है वो 1 दर्जन केले 50 रुपए में खरीदता है और इस महीने 1 दर्जन केले को 60 रुपए में खरीदता है, यानी कि उसने 10 रुपए ज्यादा दिए इस महीने। तो इसका मतलब फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ी, केले पे इन्फ्लेशन तो बढ़ी, लेकिन क्या केले के उस किसान को वो बेनिफिट ट्रांसफर हुआ? आंसर हम सभी जानते हैं। तो जी प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब ये भी समझना होगा कि ये प्रॉब्लम आती कैसे है, तो वही जानते हैं। तो जी एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और अगर इसको आसान भाषा में बोला जाए तो मंडी। किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर जाता है, यानी कि अगर हम कहें तो मोनोपोलिस्टिक मंडी में अपनी फसल को लेकर जाता है। वहां पर आड़ती उससे फसल को खरीदता है और कहता है कि मैं तो इतने दाम में इस फसल को खरीदूंगा। और अगर किसान को लगे कि भाई मेरी फसल का दाम तो काफ़ी कम लगाया जा रहा है, तो किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि वो कहीं और जाकर अपनी फसल को बेच सके।
अब किसान को जब ये कहा जाता है कि भाई इतने में ही खरीदेंगे, बेचना है तो बेचो, नहीं तो नहीं बेचो, तो भाई किसान अपनी फसल को या तो उतने में बेच देता है। अब बस इसी वजह से एंड कस्टमर के लिए केला 50 रुपए से 60 रुपए तो हो जाता है, मगर किसान की आय में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, कॉज ऑफ प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो जी 2 बिल्स को लोकसभा के अंदर पास किया गया। पहला फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स, दूसरा फार्मर अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये बिल अब कहते क्या हैं? ये बिल कलेक्टिवली ये कहना चाहते हैं कि किसान को अब आजादी दी जाती है कि वो अपने हिसाब से चुन सके कि वो अपनी फसल को कहां बेचना चाहता है। अगर वो पहले की तरह आड़तियों को बेचना चाहता है तो उसको आजादी है वो पहले की तरह ही आड़तियों को बेचता रहे। उसको दूसरी आजादी ये दी जाती है कि वो अगर किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट ट्रेडर को बेचना चाहता है तो वो भी कर सकता है। या फिर पंजाब का किसान अगर बेंगलोर की मंडी में अपना फसल को बेचना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो उसको खुली छूट है कि वो कैसे क्या करना चाहता है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आपकी शादी होनी है और माँ बाप पहले आपके लिए लड़का या लड़की को ढूंढते हैं और बिना उससे मिलवाए, बिना उससे दिखाए आपकी शादी करवा देते हैं, और अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है, तो भाई आपके पास उस शादी से निकलने का कोई उपाय नहीं है। आपको या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर रोना पड़ेगा। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप अपनी पसंद से लड़की या लड़के को ढूंढें और उसके बाद अपने माँ बाप से कहें कि भाई इससे शादी करनी है। या फिर माँ बाप भी अगर आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी पसंद का पूरा ध्यान रखें और आपसे ही पूछें कि क्या ये पसंद है, क्या ये पसंद नहीं है। और उसके बाद भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास उस शादी से निकलने का भी एक ऑप्शन है। और इसमें अगर आप चाहें पहले वाले तरीके से ही आपकी शादी हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब ऐसे देखा जाए तो भाई स्कीम लग रही है बढ़िया, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? तो आइए वही जानते हैं कि प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है। तो जी मेजरली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब में हो रहे हैं। अब इनकी डिमांड ये है कि पहले लाइसेंस देकर एक आदमी को सेलेक्ट किया जाता था कि ये यहां पर ट्रेड कर सकता है। वो जिसको लाइसेंस दिया गया था उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती थी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी जिसके पास पैन कार्ड है वो जाकर ट्रेडिंग कर सकता है। तो भाई कोई भी जो आ रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या हिसाब किताब। तो जी मेजरली प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब में हो रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में जो मेजरली फसलें उगाई जाती हैं वो गेहूं और चावल की उगाई जाती हैं, जिनका प्रोक्योरमेंट जो है वो गवर्नमेंट खुद करती है, यानी कि इनको एमएसपी पर इनका दाम मिल जाता है। अब जो बाकी की फसलें उगाने वाले लोग हैं उनको क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा जो इशू है वो इशू होता है दाम का। उनको बेटर दाम अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल से उनको बेटर यही बिल पड़ेगा। वहीं अगर किसी को क्रेडिबिलिटी का इशू है तो आपके पास ट्रेडिशनल वे हमेशा ही उपलब्ध है, आप उसी वे से अपनी फसलों को बेचिए, क्या दिक्कत है। अब इन प्रोटेस्ट का जो दूसरा कारण बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि अभी तक गवर्नमेंट एक ट्रेड फी लगाती थी आड़तियों को जब आप सामान बेचने जाते थे। आड़ती उस फी को किसानों के ऊपर लगाता था, यानी किसानों से लेता था और इसी तरीके से यहां पर ट्रेडिंग होती थी। लेकिन गवर्नमेंट अब उस ट्रेड फी को हटा रही है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि किसान के ऊपर अभी मंडी में तो ये ट्रेड फी लगाई जाएगी, लेकिन अगर किसान बाहर बेचता है तो ये ट्रेड फी नहीं लगाई जाएगी, जिससे बाहर एक बेटर दाम के ऊपर किसान बेच पाएगा। और जब बाहर किसान बेटर दाम पर बेचेगा तो एंड कस्टमर को बेटर दाम पर वो कंपनी आगे बेचेगी, जिससे कि उसका माल आगे बिकेगा। तो इससे मंडी जो है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स होने के चांसेस हैं। हम ये सब तो ठीक है, पर ये एंटी मंडी हुआ बिल या फिर एंटी फार्मर हुआ, मुझे ये चीज कतई समझ में नहीं आ रही है। और मेरे साथ साथ एक और व्यक्ति को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। You know, to me, it's very clear that it is something like the delicensing of industry in 1991, because you are giving a better choice and
opening up the markets where the processors and the farmers, or exporters and the farmers, or retailers and the farmers can join together. So the intermediation cost is likely to come down. There are two parts of this game. One is the politics part, because some states are upset that their mandi fee and all those revenues are likely to decrease. It reminds me of Indian Airlines times when there was only one airline and monopoly, and could be high prices and lower quality. And when you create a competition and create 5 more airlines in the country, then the consumer gains. So the farmers should gain out of this. ये हैं डॉक्टर अशोक गुलाटी, जो कि देश के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं। तो भाई राजदीप सरदेसाई प्रो मोदी तो है नहीं, और इंडिया टुडे भी प्रो मोदी है नहीं। तो भाई इस शो में अगर आकर एक इकोनॉमिस्ट, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ये कहता है, तो ये प्रोपेगेंडा तो नहीं होगा। आई थिंक आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ये जो बिल है ये उसी तरीके से लग रहा है जैसे कि 1991 में बिजनेस रिफॉर्म्स हुए थे। ये रिफॉर्म एग्रीकल्चरल के लिए लिबरलाइजेशन का काम करेगा। इस बिल को अगर ओपन माइंड से पॉलिटिक्स को साइड करते हुए देखा जाए तो शायद किसानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं पॉलिटिक्स साइड होगी, किसान इस बिल को ढंग से पढ़ेंगे और ये सभी प्रोटेस्ट जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com पर, और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो पिंड कमेंट में हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ज़्यादा खबर। जय हिंद, जय भारत।